साथियों नमस्कार। मैं पराग सिंघल पुनः आपके साथ वार्ता करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और चूँकि परिचय मैं हर वीडियो में देता हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो में ना दूं, लेकिन रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि मेरे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है आपको और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जो नीचे राइट हैंड पे बटन दिया हुआ सब्सक्राइब का, उसको दबा करके एक घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहे। आज मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी एक्ट की धारा 164, धारा 165 और धारा 166 पे। सेक्शन 164, सेक्शन 165, सेक्शन 166। 164 में पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, धारा सेक्शन 165 में पावर टू मेक रेगुलेशंस, और सेक्शन 166 में लाइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशन। साथ ही ये धारा जो 3 दी हैं एक्ट के अंदर, हो सकता है आप लोग अब पूरा एक्ट पढ़ रहे हो तो इस धारा तक नहीं पहुँचे हों, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, प्रेरणा से, या आपके द्वारा पुटअप किए जाने वाले क्वेश्चन से मैं को ये धारा पढ़ने का अवसर मिला। इस धारा में जो सेक्शन 164 में पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, सरकार को रूल्स बनाने का अधिकार दिया गया, ना कि सेक्शन बनाने का। क्योंकि सेक्शन रूल में अंतर ये कि सेक्शन जो दिए हुए हैं, जो मेरी समझ से बता रहा हूँ आपको मैं, जो सेक्शंस में व्यवस्था दी हुई है उसको कैसे मैनेज करना है वो रूल्स में दिया जाता है। जैसे फॉर्म्स वगैरह किस तरह मैनेज करना है, सेक्शन 37 है, उसमें 37 आप आउटवर्ड सप्लाई अपलोड कर देंगे, लेकिन वो किस फॉर्म्स के द्वारा करेंगे तो रूल्स में दिया हुआ है सेक्शन जीएसटी ऑफ 1। ऐसे ही सेक्शन 38 में जो जीएसटी 2 के बारे में जो ऑनवर्ड बिल्स को वेरीफाई करना है, उसके बारे में आपको रूल्स में मिल जाएगा। और रूल्स में इन्होंने संशोधन करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। जिस समय जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ और संसद में जीएसटी एक्ट का पारित हुआ, उस समय रूल्स का भी पारित हुए, और रूल्स के अंदर सरकार को सेक्शन 164 के अंदर अधिकार दे दिया गया कि वो रूल बना सकती है। पावर टू सेक्शन 160 पावर टू मेक रेगुलेशंस, और सेक्शन 166 लाइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशन। मतलब सेक्शन 166 में वो रेगुलेशंस और नोटिफिकेशन रूल्स के जारी कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, एक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया 8 नवंबर 2020 को, और नोटिफिकेशन नंबर है 82/2020 सेंट्रल टैक्स। इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा सर्कुलर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उसमें इन्होंने जीएसटीआर फॉर्म 2B अंडर रूल 660 सब रूल 70 में ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट को इन्होंने प्रेजेंट किया, जो कि लिखा है इसमें फॉर्म्स जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6 एंड इम्पोर्ट डेटा रिसीविंग फ्रॉम आइस गेट। अब साथियों, यहाँ में मेरा प्रश्न जो आ रहा है दिमाग में, जो मेरे प्रश्न आया वो आपसे शेयर करने के लिए आज मैं आया हूँ कि पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स में इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया कि रूल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने एक प्रश्न रखना चाह रहा हूँ कि रूल्स में तो ये पावर रखते हैं रेक्टिफिकेशन करने का, मॉडिफिकेशन करने का, लेकिन सेक्शन में तो नहीं पावर है ना। क्योंकि ध्यान होगा आपको, 14 मार्च 2020 को एक जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा में आया था कि सेक्शन 50 जिसमें इंटरेस्ट क्लेम था वो ग्रॉस बैलेंस पे था, ना कि नेट पे। लेकिन 14 मार्च 2020 को मीटिंग के अंदर इसमें संशोधित कर प्रस्ताव दिया गया, रिकमेंडेशन दी गई, और नेट बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए रिकमेंडेशन थी वाली, आपको ध्यान होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा कि वो रिकमेंडेशन के तुरंत बाद उसको नोटिफिकेशन नहीं आया था, क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए थे, अमेंडमेंट नहीं कर पाए थे। कारण क्या था कि रूल्स को मॉडिफाई करने का, अमेंडमेंट करने के पावर तो सरकार ने 164, 165, 166 में ले ली है, लेकिन सेक्शन को अंदर कोई अमेंडमेंट करने की पावर जीएसटी काउंसिल को नहीं है। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, उसको रिकमेंड करने के बाद में वो संसद में जाएगा, संसद के दोनों सदनों में उसका विचार किया जाएगा, उसको पारित किया जाएगा। उसके बाद में इस सारे स्टेट्स में उसको संशोधन किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा।
अब साथ ही इन्होंने जो है 2B के इन्होंने लागू कर दिया, बहुत स्वागत योग्य निर्णय है सरकार का। और आपको ध्यान होगा कि अक्टूबर रिटर्न जो नवंबर दाखिल होना था उसमें सरकार को रेवेन्यू जो है 1,12,000 करीबन 12,000 करोड़ करीबन रेवेन्यू प्राप्त हुआ था, जबकि इससे पहले सरकार 92,000, 93,000, 94,000, 95,000 पे ही अटकी हुई थी। 95 करोड़ पे, 92,000 करोड़ 95,000 के बीच में अटकी हुई थी। इसके बारे में हमने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा साहब से चर्चा करी थी और उन्होंने इस पर मुख्य सहमति भी दी थी और उन्होंने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था। साथ ही मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, फिर अपने वो प्रिय एक सब्जेक्ट है मेरा सेक्शन 38। अब सेक्शन 38 में आप है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई, मतलब जो आप जिससे आपने माल परचेज किया है, जो सेलर है आपका, वो आपके रिटर्न जो जितने भी इन्वॉइसेस हैं, टैक्स इन्वॉइसेस हैं या बिल सप्लाई है, जो भी है उसको वो GST-1 के थ्रू अपलोड करेगा पोर्टल पे। और 38 में आपको डिटेल जो आई है फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई में, उसमें सेक्शन 38 के सब सेक्शन 4 में आप देखिए, डिटेल ऑफ सप्लाईज मॉडिफाइड डिलीटेड एंड और इंक्लूडेड बाय द रिसिपिएंट इन द रिटर्न furnished under subsection 2 or subsection 4 of section 39 shall be communicated to the supplier concerned in such manners and within such time as may be prescribed। तो साथियों, जब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सेक्शन 38 में कि सेक्शन 38 सबसेक्शन में सबसेक्शन 4 के अंदर मॉडिफाइड डिलीट एंड इंक्लूडेड, लेकिन प्रश्न उठता है कि जो इन्होंने रूल 60 सब रूल 7 में GSTR 2B को जो इंट्रोड्यूस किया है, क्या उसमें रिसिपिएंट मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है या इंक्लूड कर सकता है? वो पावर दी नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इन्होंने जो सेक्शन 164 में क्योंकि लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 164 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, 12 of 2017, the central government on the recommendations of the council hereby make following rules further to amend the central goods and service tax rule 2017 namely। तो वैसे तो काफ़ी चीज़ दिया हुआ है इसमें, लेकिन मैंने जो मेरा जो मुख्य बिंदु है आपसे चर्चा करने का कि सेक्शन 38 को अमेंड करने की पावर मात्र केवल संसद को है और विधानसभा को है, क्योंकि सेंट्रल टैक्स से सेंट्रल GST एक्ट है तो संसद करेगा, और जो स्टेट UPST है जो UPST है या MPST है जो स्टेट के जो एक्ट है उसको विधानसभाएं पारित करेंगे, तब वो संशोधित माना जाएगा। तो जब सेक्शन 38 के सब सेक्शन 4 में रिसिपेंट को मॉडिफाई डिलीटेड एंड और इंक्लूडेड का पावर दी हुई है, तो ये गवर्नमेंट 2B के अंदर ये पावर रिसिपेंट को क्यों नहीं दी है? सरकार की मंशा में पहले ही पूछ चुकी है, सरकार की मंशा रेवेन्यू अधिक से अधिक रेवेन्यू प्राप्त करने की है, लेकिन क्या इस तरह की व्यवस्था से कि आप देख सकते हैं अपने बिलों को मिलान कर लीजिए और उसको आप अगर नहीं चढ़ा है तो आप जो सप्लायर है उससे आप झगड़ा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, नोटिसबाजी कर सकते हैं, लेकिन आप पे उसको मॉडिफाई करने का, डिलीट करने का या इंक्लूड करने का कोई पावर नहीं है। और इसी बेस को लेकर अभी रिसेंटली अप्रैल मई के अंदर जो लॉकडाउन लगा था, सभी राज्यों के मुख्यालय ने सेक्शन 61 में स्क्रूटनी किया और सेक्शन 70 के अंदर 73 और 74 को नोटिस जारी कर दिए। फिर मेरा प्रश्न वही है कि इस प्रकार की अधूरी प्रक्रियाओं से, व्यवस्थाओं से
विभाग पे क्या लिटिगेशन नहीं बढ़ रहा है? जो लिटिगेशन बढ़ रहा है तो विभाग का खर्चा नहीं बढ़ रहा है। साथ ही मैं, आप विधिक विशेषज्ञ हैं, भारत जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपको एक विधिक विद्वान के रूप में एनरोल्ड किया है, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पर विचार ज़रूर करें। इस बारे में मेरी वार्ता एक पटौना के कुशीनगर के हमारे मित्र हैं राजेश शर्मा जी, उनसे ही बातचीत मेरी हुई। सुल्तानपुर के प्रमोद राजे साहब, उनसे मेरी चर्चा होती रहती है इस बारे में। अन्य कई साथी हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, जो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये जो इस तरह की व्यवस्था जो सरकार जो कर रही है, इसको अन्यायपूर्ण ही कहा जा सकता है, विधि विरुद्ध कहा जा सकता है। क्योंकि जब सेक्शन कुछ हो रहा है और उन्होंने रूल में कुछ और कर दिया है, तो इस सेक्शन और रूल को भिन्नता क्यों आ रही है? तो साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी बात पर विचार करें। विचार करने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें, और आपके कमेंट मिलने पे मैं निश्चित रूप से आपकी ओर से सरकार को मैं पत्राचार जरूर करूँगा, अपने मत अवश्य रखूँगा। चाहे मुझे पत्राचार के द्वारा भेजना पड़े या मुझे पर्सनली मिलना पड़े सरकार के सक्षम अधिकारियों से, मैं आपकी बात को ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। और जैसा सरकार का वो एक मूल उद्देश्य है कि जो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, जिससे देश का अच्छा विकास होगा, तो हम व्यापारियों का भी, टैक्स पेयर्स का भी और टैक्स प्रोफेशनल्स का भी ये प्रयास रहता है कि सरकार को अधिक से अधिक रेवेन्यू प्राप्त हो, ताकि हमारा देश सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके और विकसित हो सके। साथियों, मैं आपके कमेंट के इंतजार में हूँ। पुनः अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारती, जय भारत, जय हिंद।